हेलो स्टूडेंट्स, वाटर रिलेशनशिप के हमारे इस टॉपिक में हमने अभी पढ़ा इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये तीनों वो फिजिकल मैकेनिज्म्स थे, भौतिक क्रियाएं जिससे जल का अंतर्ग्रहण हो रहा था। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ ऐसे रिलेशनशिप देख रहे हैं वाटर के जिसमें वाटर का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रांसपायरेशन, और एक पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो है गटेशन। तो आज का हमारा मेन पॉइंट है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन की हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं वाष्पोत्सर्जन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वाष्प उत्सर्जन मतलब जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। इसको सामान्य भाषा में कहें तो प्लांट्स में रूट्स, और रूट्स का काम हमें समझ में आता है कि प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो मिट्टी में एडहेशन के साथ साथ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण का कार्य भी कर रही है, जिसमें जल और खनिज का अवशोषण कर रही है। पादप का तना और उसमें जो जाइलम वेसिकल्स एंड ट्रैकिड्स हैं वो क्या कर रही हैं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वो जल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य कर रही है, पादप के वायवीय भागों में फैलाने का कार्य कर रही है। ठीक है, और वायवीय भागों में क्या क्या आ रहा है, वायवीय भागों में आ रहा है ब्रांच, ठीक है, लीफ, फ्रूट्स या फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, ये पादप के वायवीय भागों में आ रहे हैं। तो ऐसी चीज में अगर अपन कहें तो यहां पे हम टाइप ट्रांसपायरेशन की एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि मृदा में रूट द्वारा एब्जॉर्ब मटेरियल को पादप के वायवीय भागों द्वारा एक विशिष्ट संरचना, जिसे हम कह सकते हैं स्टोमेटा द्वारा वातावरण में वाष्प के रूप में ह्रास या उत्सर्जन करना वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ठीक है, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है। अब सिंपल वे में देखिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो उसको एक एग्जाम्पल में देखिए। अभी गर्मी के दिन है, इनके अंदर आप देख रहे हैं तो छत के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है और पानी की टंकी को हमने किया हुआ है कवर्ड। तो आप देखते हैं कि उसमें भाप बनती है और टंकी के ढक्कन पे आके इकट्ठी होके और कंडेंस होके वापस पानी की बूंदों के रूप में जमी हुई रहती है। आप शाम के टाइम छत पे जाके कभी भी टंकी के ढक्कन को खोलिएगा, अगर वो एयर टाइट है तो आप देखेंगे कि उसके ढक्कन पे बहुत सारा पानी मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन वो पानी जो हमने मग्गे से छत के ऊपर गिराया, फ्लैट धरातल के ऊपर क्षेत्रफल में, तो ऐसे में आप देखेंगे थोड़ी देर बाद इस गर्मी की वजह से या धूप की वजह से जो पानी हमने छत पे गिराया था, स्वतंत्र रूप से फ्लो हो रहा था, वो गायब हो चुका है, वो वेपराइज हो चुका है। ठीक है, लेकिन टंकी के अंदर का जो पानी है वो सेफ है, वो अभी पूरी तरीके से वहां से लेवल कम नहीं हुआ है। तो उसका कारण समझिए। तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म समझाने से पहले मैं आपको ट्रांसपायरेशन के कुछ टाइप्स के बारे में समझा देता हूं। टाइप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि पादप के कौन कौन से भाग हैं जिनमें से वाटर का जो है वो लॉस होता है। तो टाइप्स की मैं आपसे सबसे पहले बात करूं तो यहां पे अपन क्यूटिक्यूलर और एपिडर्मल ट्रांसपायरेशन, क्यूटिक्यूलर की अगर अपन बात करें तो क्यूटिकल के लिए हम कह सकते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स, जैसे कि अगर अपन बात करें तो काष्ठीय पादप हो गए, जियोफाइट प्लांट्स हो गए, ऐसे पादपों की अपर एपिडर्मिस जो है तनों की, लीव्स की, उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर या एक अलग ही पारदर्शी परंतु अपारगम्य परत, सब्सटेंस की परत पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, या फिर उसके अलावा कुछ पादप ऐसे भी हैं जो समुद्रविद जिनके अंदर क्यूटिकल नहीं होती, एपिडर्मिस होती है। तो इन सतहों से, हालांकि क्यूटिकल
अपारगम्य होती है, परंतु क्यूटिकल की मोटाई और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। कभी कभी क्यूटिकल कोई जगह से रगड़ से रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है या बहुत पतली होती है, तो उनकी सतह से या एपिडर्मल सतह से जो है पानी का लॉस होता है। ठीक है, इसलिए इसे एपिडर्मल या क्यूटिक्युलर ट्रांसपायरेशन के नाम से हम जान सकते हैं। और इनकी अगर अपन बात करें तो लगभग 3 से 10% जो है वो वाटर लॉस इनके माध्यम से होता है। बहुत कम है ये, 10 से भी कम, 3 से 10% के करीब जो है वो अपर सरफेस या एपिडर्मिस से होता है। क्योंकि अगर अपन बात करें तो इतने बड़े वृक्ष की कनोपी में लाखों की संख्या में पत्तियां, हजारों की संख्या में ब्रांच, और उन ब्रांच के ऊपर उनका एपिडर्मिस और उनकी पूरी की पूरी एक तरीके से बाह्य सतह या त्वचा, तो ऐसे में उनका बहुत बड़ा एरिया बनता है जो कि डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होता है, संपर्क में होता है। और आर्द्रता युक्त अगर मौसम है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ग्रीष्म या शुष्क मौसम है तो ऐसे में उसमें वाटर लॉस संभव है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे गर्मियों में हमारी त्वचा शुष्क हो जाती है जिसके लिए पसीना आता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अपन यूज में ले सकते हैं लेंटिसिफर्स। लेंटिसिफर्स की अगर अपन बात कर रहे हैं लेंटिकुलर की अगर अपन बात करें यहां पे, तो यहां पे एक होते हैं लेंटिकल जिन्हें हम बोलते हैं वातरंध्र। ये वातरंध्र जो है, वात का मतलब हो गया एयर और रंध्र का मतलब हो गया पोर्स। तो ये वातरंध्र ज्यादातर तनों पे या फलों की बाह्य त्वचा पे देखने को मिलते हैं और इनके अंदर नॉर्मल स्टोमेटा की तरह ओपनिंग या क्लोजिंग जैसा सिस्टम नहीं होता। ये बाह्य एपिडर्मल सेल्स और उनकी डेड सेल्स से मिले हुए पोर्स होते हैं और ये डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में होते हैं। परंतु यह सभी पादपों का स्पेशलाइजेशन नहीं है, अतः इसकी वजह से एक से कम, बहुत कम, अबाउट देन 0.01% वाटर का जो लॉस है वो इन लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन द्वारा संभव हो पाता है। ठीक है, थर्ड वन अगर अपन बात करें तो दैट इज फॉलियर ट्रांसपायरेशन। फॉलियर ट्रांसपायरेशन, फॉलियर का मतलब हो गया लीफ, लीफ का मतलब हो गया पत्तियां, और हम जानते हैं कि कनोपी के अंदर लीफ, स्टेम और ब्रांचेज की तुलना में लीव्स का आयतन बहुत ज्यादा होता है या क्षेत्रफल अगर अपन नोट करें तो वो बहुत ज्यादा होता है। और लीव्स के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है, स्टोमेटाज। हालांकि स्टोमेटाज का डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, स्टोमेटा कहां और किस रूप में मिलेंगे वो हर प्रकार की फैमिलीज में अलग अलग डिवाइडेशन होता है। जैसे अगर अपन बात करें डाइकोटिलीडन्स, तो डाइकोटिलीडन्स जो लीफ होती है वो एक तरीके से डॉर्सीवेंट्रल टाइप की लीफ होती है और इसकी केवल लोअर सरफेस पे ही आपको स्टोमेटाज देखने को ज्यादा मिलते हैं। जबकि अगर अपन बात करें मोनोकॉट्स की लीफ तो वो आइसोबाइलेटरल लीफ होती है। ठीक है, और उसकी दोनों सतहों के ऊपर, दोनों अपर एंड लोअर एपिडर्मिस पे समान मात्रा में स्टोमेटाज जो हैं वो बिखरे रहते हैं। तो ये एक अलग है, लेकिन अगर अपन बात करें तो फॉलियर, तो लीव की संरचना के ऊपर स्टोमेटाज होते हैं और स्टोमेटाज से जल का हास होता है। तो अबाउट देन 97% अगर अपन बात करें तो जो वाटर का ट्रांसपायरेशन लॉस होता है वो लीव्स या फॉलियर ट्रांसपायरेशन कहलाता है और उसी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पे कहें तो मैकेनिज्म को समझते हैं कि एक्चुअली में मैकेनिज्म कि कैसे होता है। तो मैकेनिज्म के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि छत के ऊपर रखी टंकी को हमने कवर्ड कर रखा है, तो उसमें गर्मी की वजह से जल की अपर सरफेस जो है वो वाष्प में कन्वर्ट हो जाती है, परंतु ऊपर ढक्कन लगने की वजह से वो वाष्प वातावरण के संपर्क में नहीं होती और वाटर लॉस नहीं हो पा रहा। परंतु छत के ऊपर स्वतंत्र रूप से फेंका हुआ पानी वो डायरेक्ट वातावरण के संपर्क में होता है और वो उसमें वाष्पित होकर उसमें लौट जाता है। तो यहाँ पे एक सिंपल से स्ट्रक्चर को आप देखिए लीफ की, तो ये एक दैट इज अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ।
ये उसकी पैलिसेड टिश्यूज, खंभ ऊतक जिसे हम बोलते हैं हरितलवक युक्त, और ये उनके बीच में अगर अपन बात करें तो ये हो गया उसका बंडल सीथ, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो ये इसमें सेल्स में इंक्लूड हैं, ठीक है। और ये हो गया उसका एक तरीके से स्पॉन्जी टिश्यूज, ल्यूजली कॉम्पैक्ट, इतना ल्यूज नहीं होता, मैं आपको समझाने के लिए डायग्राम में ल्यूजली बता रहा हूं। तो इसमें आप देखें तो इसमें इंट्रासेल्यूलर स्पेस बहुत मैक्सिमम है, ल्यूज सॉफ्ट, ठीक है। और इन ल्यूज स्पेसिस के बीच में यहां पे बनती है एक तरीके से स्टोमेटल कैविटी, और ये स्टोमेटल कैविटी जो है वो ऊपर की तरफ घिरी रहती है दो स्पेशल सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जो हैं वो कवर्ड रहती हैं अपनी सब्सिडरी सेल्स, जिनको अपन कंपेनियन सेल्स कह सकते हैं, या सहायक कोशिकाएं जो है वो कह सकते हैं। ये लोअर एपिडर्मिस, देन सब्सिडरी सेल्स, और ये हो गए उनके स्टोमेटा के गार्ड सेल्स, ठीक है। अगर अपन इसे नामांकित करें तो समझ सकते हैं दैट इज अपर एपी डर्मिस, ठीक है। ये हो गया पैलिसेड। टिश्यू जिसे हम खंभ ऊतक कह रहे हैं, ये हो गई बंडल सीथ, जिसको हम वैस्कुलर सिस्टम के नाम से कह देते हैं, ठीक है। ये हो गई स्पॉन्जी, उसके बाद बात करें तो दैट इज स्टोमेटल कैविटी, दैट इज स्टोमेटल पोर, और ये हो गई गार्ड सेल्स, जिसको हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं स्टोमेटल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर गार्ड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, स्टोमेटल कैविटी एंड अंतराकोशिकीय अवकाश की अगर हम बात करें तो ये सब मिलकर बनाती है स्टोमेटल पोर्स। तो यहां पे इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैकेनिज्म को। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि ये जो पोर हैं ये बाहर की ओर डायरेक्टली एनवायरमेंट के संपर्क में है, बाह्य वातावरण के संपर्क में है। दिन के समय में स्टोमेटाज ओपन रहते हैं, रात्रि के समय में स्टोमेटाज बंद रहते हैं। इनका एक अलग फंक्शन है, अलग मैकेनिज्म है, जिसको हम अगली क्लास में समझेंगे। तो केवल हम ये कह सकते हैं कि दिन के समय स्टोमेटाज ओपन होते हैं, तो ऐसे में इसमें गैसेज का एक्सचेंज जो है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है। उसी दौरान रूट्स दिन रात एवरी टाइम, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना, वो लगातार एब्जॉर्ब करके दे देती है स्टेम की वेसल सेल्स को। वेसल सेल्स कनेक्ट होती है किनसे? ब्रांच से। ब्रांच कन्वर्ट होती है किससे? लीफ के पिटियोल से। और पिटियोल जो है वो लीफ की किससे कनेक्टेड रहती है? मिडिल से। मिडिल वेल जिसकी हम बात करते हैं, पत्ती के बीच में होती है मध्य शिरा, ठीक है। और मध्य शिरा जो है वो लीफ, ये रही लीफ की स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हो गया उसका पिटियोल, दैट इज उसकी ब्रांच। तो ये मिडियोल, और ये यहां तक जो है वो लीफ को सप्लाई कंप्लीट करती है। तो ऐसे में हम इसके एक सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज अपर एपिडर्मिस, दैट इज मेसोफिल सेल्स, ये होगी बंडल सीथ एंड मैस्कुलर सिस्टम, ये होगी इसकी लोअर केस में स्पॉन्जी टिश्यूज, और ये होगी लोअर एपिडर्मिस। और ये लोअर एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमेटल चैम्बर्स के अंदर ये है एक तरीके से स्टोमेटा। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, जब ये डायरेक्ट संपर्क में आ रहा है तो मौसम में दिन के टाइम की अगर अपन बात कर रहे हैं, नॉट इवनली अर्ली मॉर्निंग, दिन में 10 बजे के बाद जब सूरज पूरी तरीके से रेज हो रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे जो मैटर है किसका? परासरणी दाब का, उसकी तुलना में बाह्य वातावरण में शुष्कता अधिक है। अर्थात अगर मैं आपसे कहना चाहूं
तो डीपीडी मान वापस याद कीजिए, क्या था डीपीडी? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्या समझाई थी मैंने आपको? मैंने ये समझाया था कि दो प्रकार के लिक्विड्स, एक है विलयन और एक है विलायक। शुद्ध विलायक का ओपी मान या डिफ्यूजन प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर उस विलायक में हम विलय मिला के उसको विलयन बना दें तो विलयन का जो ओपी प्रेशर है या जो डिफ्यूजन प्रेशर, वो जो प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, वो उस शुद्ध विलायक के शुद्ध विलायक की तुलना में कम होता है। तो ऐसी कंडीशन में डीपीडी मान हमेशा बढ़ेगा, जिसकी वजह से उच्च डीपीडी की तरफ क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, विलायक के जो मॉलिक्यूल्स है वो गमन करते हैं। तो ऐसे में बाह्य वातावरण का जो आर्द्रता है वो कम है, डीपीडी मान अधिक है। उस अधिक डीपीडी मान के कारण इस प्रेशर की वजह से जो इसकी अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर जो वाटर आया हुआ है हाई प्रेशर ओपी की वजह से, ये वाटर जो है वो वाष्प के रूप में VAPOUR, ठीक है, वेपर के रूप में वातावरण में निकल जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, निकल गया, गर्मी थी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वहां से जनरेट होता है एक प्रेशर, निकल गया। जो ही ये वाटर यहां से उड़ेगा या यहां से लॉस होएगा, तो इस लॉस की वजह से इन कोशिकाओं की सतह जो है वो आंशिक रूप से कैसी हो जाएगी, शुष्क। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पसीने का हमारा सिस्टम है। ठीक है, तो जो ही वाटर का लॉस होएगा, ये बाह्य सतह जो है वो क्या हो जाएंगी, शुष्क। और शुष्क होने की वजह से ये जो अंतराकोशिकीय अवकाश हैं, लीफ के पेलिसेड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज के बीच में, इन अवकाशों के अंदर शुष्कता की वजह से इनका डीपीडी मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये डीपीडी मान किसकी तुलना में बढ़ जाएगा, कोशिकाओं की तुलना में बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में कोशिकाओं से जो है वो वाटर के लॉस को कंप्लीट करने के लिए कोशिकाओं से बाह्य प्रसरण होगा और ये अंदर से वाटर वापस कहां आ जाएगा, इनकी सतह पे बाहर की ओर। क्लियर है? और ऐसे में जो ही ये वाटर को बाहर की तरफ भेजेंगी, इन खुद कोशिकाओं का डीपीडी मान जो है वो इसके निकटस्थ कोशिका जो है उसकी तुलना में कम हो जाएगा। तो ऐसे में ये इस डीपीडी मान को कंप्लीट करने के लिए अपनी निकटस्थ कोशिका से जल की आपूर्ति को करेगी। वो कोशिका किसके कांटेक्ट में है, जाइलम के कांटेक्ट में। तो वो अपने डीपीडी मान को किससे कंप्लीट करेगी, जाइलम से। जाइलम कंट्रोल में किसके, मिडिल, ठीक है, रिब के मिडिल लेस से ले लेगा। वो जो पर्ण शिरा जो है उसके, वो किससे कांटेक्ट में है, पर्णवृंत से। पर्णवृंत किसके कांटेक्ट में है, ब्रांच। और ब्रांच डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में है, मेन जाइलम की वेसल्स और ट्रैकिट्स, मतलब स्टेम से कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये जो डिमांड है वाटर की डीपीडी मान के कारण, ये डीपीडी मान के कारण ये डिमांड जो है वो गार्ड सेल्स और कंपेनियन सेल्स से स्पॉन्जी टिश्यूज, स्पॉन्जी से वेस्कुलर, वेस्कुलर से मिडल रिब, पिट्योर, ब्रांच, स्टेम, और स्टेम से वो कहां पहुंच जाती है, रूट तक। वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे में इन कोशिकाओं की जल आपूर्ति लगातार होती रहती है और लगातार होने के फलस्वरूप ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये वेपर के रूप में टूटकर लगातार वायुमंडल में निकलते रहते हैं। इसी चीज को बोलते हैं वेपराइजेशन, लेकिन हम प्लांट्स के संदर्भ में इसको बोलेंगे ट्रांसपायरेशन, क्योंकि वेपराइजेशन और ट्रांसक्रिप्शन में बहुत बड़ा अंतर है। ट्रांसक्रिप्शन जीवित कोशिकाओं से होने वाली घटना है, जैविक, जबकि वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो वो एक भौतिक घटना है, जो कि छत के ऊपर गिरा हुआ पानी वेपराइज हो गया या पानी गैस पे चढ़ा के हम उबाल देते हैं, उसको वेपराइजेशन कहते हैं। तो वो एक भौतिक प्रोसेस है, ये एक जैविक प्रोसेस है, उसकी कोई रेगुलेशन नहीं है, ये एक रेगुलेट माध्यम में होती है। ठीक है, उसका दूसरा कारण या उसका कोई यूज नहीं है, वो केवल हीट एनर्जी जनरेट करती है। यहां पे ये टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करती है। और सबसे बड़ी चीज है वेपराइजेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो जो पायरेशन है वो यहां पे असेंट ऑफ सेप को कंट्रोल करता है, अवशोषण में मदद करता है, प्लांट के टेम्परेचर रेगुलेटर को जो है वो कंट्रोल करता है। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। दोबारा समझा देता हूं, वापस इसको रिपीट करते हुए, कि ये है डीपीडी मान, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी।
ये जो दो विलयनों के बीच का जो अंतर है, ग्रेडियंट का जो अंतर है, वही अंतर परासरण को प्रेरित करता है। यहां से वाटर लॉस होने के कारण अंतराकोशिकीय अवकाशों का डीपीडी मान जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में ये अपना डीपीडी मान कंप्लीट करने के लिए अपनी जो कैविटी चैम्बर्स की जो सेल्स है उनसे मैनेज करते हैं, वो अपनी नेबरिंग सेल से करती हैं, और वो नेबरिंग सेल्स धीरे धीरे कांटेक्ट करती है किससे, मिडिल रिब की सेल से, और मिडिल रिब करती है पीटियोल ब्रांच देन स्टेम। तो इस तरीके से वाटर का एक कंप्लीट इंटैक्ट कॉलम बन जाता है, जिसे हम कोहेजन और टेंसिल के नाम से जानते हैं, संसंजन और आसंजन बलपूर्वक। और ये लगातार संबंध जो है वो पीछे से सप्लाई होती रहती है और आगे से वायवीय भागों से वेपर के रूप में इनका ट्रांसपायरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इससे ज्यादा अगर हम कहें तो हमारा अगला टॉपिक जो इसके अंदर ऐड होता है वो है स्टोमेटा, जिसको हम समझेंगे। उससे पहले वास्कोडसर्जन का महत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारकों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में सबसे पहले ये लीव्स किसके संपर्क में है, एटमॉस्फेयर, वातावरण, बाह्य वातावरण। तो बाह्य वातावरण का भी इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और उस बाह्य वातावरण में से हम यहां पे सबसे पहले ले सकते हैं ह्यूमिडिटी। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, सीधा सीधा इंपैक्ट है। ये आपको भी नाम से समझ में आ रहा होगा, आर्द्रता, अर्थात मौसम में अगर शुष्कता है तो उसका डीपीडी मान लीव्स की तुलना में ज्यादा होगा हमेशा, और वो जल को ग्रहण करेगा, ठीक है। वहीं अगर अपन बात करें आर्द्रता की तो वो जल को कम ग्रहण करेगा, क्योंकि वायु में पहले से नमी है या वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। इस चीज को आप सिंपल वे में अगर अपन बात करें तो आप सिंपल एक साइज के कपड़े से भी ले सकते हैं कि कपड़ा पूरी तरीके से शुष्क है, उसको हम पानी में डुबोते हैं तो उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, और अगर कपड़ा पहले से गीला है, नम है, और तो उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है वो क्या होगी, उसकी तुलना में कम होगी। तो आर्द्रता का जो है वो ट्रांसपायरेशन पे डायरेक्ट समानुपाती व्युत क्रमानुपाती इंपैक्ट पड़ता है कि अगर ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगा, और ह्यूमिडिटी अगर नहीं है तो ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट यहां पे डायरेक्टली अगर अपन ले तो लाइट का जो है क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, इस पे सीधा सीधा फर्क है। क्यों? क्योंकि लाइट का एक ही सोर्स है, वो है सन, और सन द्वारा आने वाली लाइट के साथ में एक और चीज भी, वो है हीट एनर्जी। ये दोनों चीजें, दो फायदे हैं इसका। कैसे? पहले लाइट को समझिए। लाइट की प्रेजेंस में गार्ड सेल्स में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट डिस्चार्ज जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रही है। दूसरी चीज, शुगर में कन्वर्ट होने की वजह से उसके पीएच का मान चेंज हो रहा है, और पीएच मान बढ़ने के कारण स्टोमेटाज ओपन हो रहे हैं। तो ऐसे में स्टोमेटा ओपन होते ही वहां पे CO2 जो है वो बाह्य वातावरण से अंदर जाएगी, और O2 जो है वो बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। एक फायदा। दूसरा फायदा यह है कि इसके ओपन होने से ही वास्कोडसर्जन हो रहा है। अगर स्टोमेटाज क्लोज रहेंगे तो वास्कोडसर्जन की दर बहुत ज्यादा डम हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे में लाइट का सीधा सीधा इंपैक्ट है। तो आपने
जानते हैं कि मैक्सिमम, कुछ अपवादों को छोड़कर मैक्सिमम प्लांट्स में स्टोमेटाज दिन में ही ओपन होते हैं, रात्रि के समय स्टोमेटाज क्लोज रहते हैं। ठीक है, तो लाइट का सीधा सीधा प्रभाव होता है स्टोमेटाज पे, ताकि वाष्पोत्सर्जन हो सके। दूसरा, लाइट के साथ में यहां पे आ रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहां पे जो क्या बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन है उसकी दर भी बढ़ेगी। तो यहां पे लाइट के साथ एक पॉइंट और डाल देते हैं, दैट इज टेम्परेचर, और हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, और उसी तरीके से ये प्रोपोर्शनल है किसके, लाइट के, दोनों चीजें। अब इसके बाद हम और ले सकते हैं यहां पे विंड, वायु। वायु का इसमें एक प्रत्यक्ष रोल है। प्रत्यक्ष रोल किस प्रकार से, अगर हम यहां पे एयर की बात लेते हैं या विंड की बात लेते हैं, तो एक स्लाइटली फ्लो विंड जो है उसमें ट्रांसपायरेशन की दर लिमिट में है, कोई दिक्कत नहीं है, एक फिक्स कांस्टेंट रूप में चलेगी। परंतु अगर विंड की मात्रा बढ़ती है तो विंड की वजह से एयर का डीपीडी मान बढ़ता है, उसकी आर्द्रता कम होती है। इसके फलस्वरूप पत्तियों से जो है वो डायरेक्ट जो है वाष्पोत्सर्जन वो अधिक मात्रा में होगा। तो विंड अगर स्लाइटली है तो वाष्पोत्सर्जन की दर लिमिट में है, लेकिन अगर विंड तेज चलती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर को वो बढ़ाती है। इसके बाद हम यहां पे ले सकते हैं रूट रेशो, या हम ले सकते हैं एवेबिलिटी। ऑफ वाटर इन सॉइल। सबसे बड़ी चीज यही है, अगर सॉइल में मॉइस्चर है, सॉइल आर्द्र है, सॉइल में वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है और उसमें वाटर की मात्रा अच्छी है, तो सीधी सी बात है जो रूट है वो आसानी से एब्जॉर्ब करेगी, और उसकी वजह से जो पूरा डायग्राम हमने बनाया था पूरा का पूरा ट्रांसपायरेशन पुल का, उसके अंदर वाटर लॉस नहीं होगा, पूरा कॉलम तैयार रहेगा। और जिस तरीके से वाटर पीछे से पहले ही तैयार रहेगा तो वेपराइजेशन की दर भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे सॉइल में जैसे कि हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स या बिल्कुल शुष्क ट्रॉपिकल जो परिस्थितियां हैं, ऐसे के अंदर अगर अपन बात करें तो सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो है लेकिन वाटर कंटेंट्स कम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन सॉइल्स में वाटर नहीं होगा तो रूट जो है एब्जॉर्बिंग कम करेगी, तो ऐसे में स्टेम के अंदर वाटर की फुलफिल कम, तो वाटर वेपराइजेशन की लिमिट को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाह्य वातावरण के साथ ही डीपीडी का मान अंदर की स्टोमेटल कैविटीज की सेल्स में भी समान ही आ जाएगा, तो वेपराइजेशन की दर कम हो जाएगी। या फिर एक दूसरे तरीके से डीपीडी मान कम होने की वजह से जो गार्ड सेल्स हैं वो बंद हो जाएंगी, और बंद होने के कारण स्टोमेटाज की क्लोजिंग से वेपराइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब हम बात कर सकते हैं महत्व, इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण। ये डायरेक्टली इसी टॉपिक से बिलोंग करता है, ठीक है, ये डायरेक्टली इसी टॉपिक से इसलिए बिलोंग करता है कि कभी कभी मृदा में जल की आपूर्ति होने के बावजूद रूट्स द्वारा वाटर एब्जॉर्ब कम किया जाता है अगर मौसम में आर्द्रता ज्यादा है या वेपराइजेशन की रेट कम है। तो वेपराइजेशन की रेट कम होगी तो अवशोषण कम, वेपराइजेशन की रेट बढ़ता है तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है रूट्स पे ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जल अवशोषण जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिकल क्रियाविधि है प्लांट्स के लिए, क्योंकि अगर जल अवशोषण नहीं होगा तो जल के साथ ही खनिजों का अवशोषण भी अंतर्ग्रहण नहीं होगा, और प्लांट्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, पोषण के लिए इन पोषक तत्वों का अंदर आना आवश्यक है। ठीक है, तो जल अवशोषण जरूरी है और ये कंप्लीट होता है बाय ट्रांसपायरेशन। सेकेंड इज सबसे इंपॉर्टेंट असेंट ऑफ सैप, असेंट ऑफ सैप, रसारोहण।
रसारोहण की हम बात करें तो वाटर को जड़ों द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया, मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया गया, अंदर लेके स्टोर कर लिया गया, लेकिन पादप के वायवीय बहुत विशाल भागों तक इस जल को पहुंचाने का जो काम है वो भी ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही हो रहा है, जिसे हम जो है डिक्सन एंड जॉली के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, जिसमें उन्होंने इसको ट्रांसपायरेशन पुल कहा कि ऊपरी पत्ती के स्टोमेटा से उनकी गार्ड सेल्स, कंपेनियन सेल्स, पेलिसेड टिश्यूज में जल की कमी से होने वाला खिंचाव, जल की कमी को कंप्लीट करने के लिए जो लगातार इनमें कोहेजन स्ट्रेंथ बनती है, उसी को हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं, जो वाटर को जमीन से पुल करने के लिए हाई रेंज, अगर अपन अपने इनकी बात करें यूकेलिप्टस की, तो अपने लगभग 75 टू 80 मीटर हाइट के होते हैं, लेकिन अगर अपन ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस की बात करें तो इनकी 91 मीटर तक की इनकी हाइट है। तो ऐसे इन प्लांट्स के ऊपर पहुंचाने के लिए हमें इस ट्रांसपायरेशन पुल की बहुत आवश्यकता होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें तो टेम्परेचर रेगुलेटर। टेम्परेचर रेगुलेटर की हम बात कर रहे हैं, ये सबसे बेस्ट गुण है टेम्परेचर के लिए। हमने पहले भी पढ़ा है कि जिस तरीके से मौसम में गर्मी या शुष्कता बढ़ रही है, ठीक है, हीट बढ़ रही है, तो ऐसे में वेपराइजेशन से उसकी बाह्य सतह जो है वो हीट जनरेट करती है। इसको विद डायग्राम समझने की कोशिश कीजिए कि हीट कैसे बचा। इसको आप पहले मेरे एग्जांपल से समझिए कि डायरेक्ट सन रेज जो हैं वो त्वचा के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, या फिर जो हीट है चारों तरफ की, या किसी निकाय को मैंने पकड़ रखा है, उसकी हीट डायरेक्ट मेरी त्वचा के कांटेक्ट में आ रहा है और मेरे सेंसर्स बता रहे हैं कि ये हीट है। ऐसे में इस हीट को किसने लिया? सबसे अपर सेल्स ने। अपर सेल्स के पास आया पसीना या गीला और उस हीट को ट्रांसफर कर दिया किसको? वाटर को। और वाटर के लिए हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ी है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, अर्थात वो ऊष्मा जो 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए चाहिए, तो हमारी उस कोशिकाओं की हीट किस में ट्रांसफर होगी? वाटर में। और वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है। ऐसे में वाटर जो है वो गर्म होगा, क्या हो गया? वेपराइज। और वेपराइज हो गया तो उसके जस्ट नीचे की जो सतह है, जो कि एक्चुअली में हमारी अपर डर्मिस सेल्स है, तो ये हीट को क्या कर देती है? रिमूव, और हमारी डर्मल सेल्स तक हीट नहीं पहुंचती। या दूसरी भाषा में मैं कहूं तो ठंडे प्रदेशों की झील ऊपर से जम जाती है, लेकिन कुछ सेंटीमीटर से कुछ मीटर के बाद नीचे का पानी का टेम्परेचर सेम रहता है, वो जमता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हीट जो ट्रांसफर की रेट है वो बहुत कम है दूसरी धातुओं की तुलना में। तो ये है लीफ, इसके ऊपर गिर रही है डायरेक्ट सनरेज, ठीक है। तो डायरेक्ट सनरेज के गिरने से इसकी अपर एपिडर्मल सेल्स ने हीट जनरेट की और हीट को एब्जॉर्व की। वो हीट उसने किसको ट्रांसफर करी? इन कैविटीज के अंदर उपस्थित जो जल था, जो कि अंतराकोशिकीय अवकाशों में जल था, उस जल को उन्होंने उस हीट को ट्रांसफर किया। उस हीट को लेने से वो वेपराइज हो गया, उड़ गया, उसके साथ टेम्परेचर भी लॉस। तो ऐसे में ये पत्तियों के टेम्परेचर को कम करने का काम करता है। इसका एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, और उनका ये था कि हम गर्मी में एक टीन से बने हुए छत, जिसे हम टीन शेड कहते हैं, टीन शेड के नीचे बैठे हैं, और उसी वक्त में बगल में हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जबकि अगर आप देखते हैं तो पेड़ की पत्तियों के बीच में से धूप छिछरी होकर जमीन तक पहुंचती है, जबकि टीन शेड बिल्कुल इक्वल छाया देता है, उसमें से कोई रेज नीचे नहीं आती। फिर भी हमें टीन शेड जो है वो बहुत गर्म लगती है, जबकि पत्ती के नीचे, वो पेड़ के नीचे की जो छांव है जो कि छिछरी है, वो भी हमें ठंडी लगती है। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांसपायरेशन, क्योंकि टीन ने सूरज से आने वाली संपूर्ण गर्मी को अवशोषित किया
और नीचे की तरफ हमको हीट ट्रांसफर कर दिया सेम टू सेम, तो हमें सेम हीट नीचे मिल रही है। जबकि प्लांट्स की हम बात करें तो प्लांट्स ने सन से आने वाली उस हीट को एब्जॉर्व किया, लेकिन उसको साथ ही क्या कर दिया, वेपराइज, जिसकी वजह से उसने टेम्परेचर को इंस्टेंट बढ़ने ही नहीं दिया। इस वजह से हमको नीचे की तरफ एक्स्ट्रा टेम्परेचर का आभास होता नहीं है और हमें वहां पे बाह्य वातावरण की तुलना में कम टेम्परेचर फील होता है। तो ये है सबसे बड़े इफेक्ट्स ट्रांसपायरेशन के। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक है, दैट इज गटेशन। गटेशन को हम कह सकते हैं बिंदु स्त्राव। कुछ विशिष्ट पादप, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति और विशिष्ट शारीरिकी युक्त होते हैं और इन पादपों में जो है वो एक विशिष्ट क्रिया पाई जाती है विशिष्ट रंध्रों के द्वारा। ठीक है, इसे गटेशन कहते हैं, दैट इज बिंदु स्त्राव। बिंदु का मतलब समझना, यहां पे जल वाष्प के रूप में उड़ रहा है, यहां पे जल बूंदों के रूप में स्त्रावित हो रहा है, निष्कासित हो रहा है या ह्रास हो रहा है, इसलिए हम इसे बिंदु स्त्राव कहते हैं। ठीक है, कुछ विशिष्ट अगर अपन बात करें तो बर्गर स्टेन ने इसे सबसे पहले सुझाया था। लगभग 1887 के अंदर उन्होंने गटेशन को समझाया और रूट प्रेशर मैकेनिज्म को उन्होंने समझाया। और आज भी कुछ विशिष्ट पादपों की अगर हम बात करें तो जैसे कि टमाटर, ठीक है, उसके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, या फिर और भी कई सारे प्लांट्स है, घास कुल के पादप, या जैसे ब्रायोफिल्म आदि के अंदर इस चीज को आंखों से प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, ये पत्ती की टिप, एक सिंपल डायग्राम बना रहा हूं। ये एक सिंपल पत्ती की टिप जिसमें ये हो गया स्टेम या ब्रांच, ब्रांच से जुड़ रही है एक, सॉरी स्टेम से जुड़ रही है एक ब्रांच, ब्रांच से जुड़ गया पिटियोल, स्टेम, ब्रांच, पिटियोल, दैट इज मिडरिब। ठीक है, और ये जो मिडरिब है ये यहां जाके लास्ट में ओपन हो रही है और ओपन होने के बाद में पत्ती की टिप पे से एक विशिष्ट रंध्रों द्वारा जो पानी है वो बूंदों के रूप में निकल रहा है। ठीक है, इसे हम बिंदु स्त्राव कह रहे हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम सिंपल वे में देखें पत्ती की, तो ये आप देख सकते हैं, दैट इज गार्ड सेल। इन्हें बोलते हैं हाइड्रोथोड्स। हाइड्रोथोड्स, वातरंध्र, सॉरी वातरंध्र नहीं बोलेंगे, इन्हें हम बोलेंगे जल रंध्र, हाइड्रोथोड्स। इस स्ट्रक्चर में अगर अपन देखें तो दैट इज एपिडर्मल सेल्स, ठीक है, ये हो गई इसकी सेल्स और ये हो गई इसकी वेसल, मिडरिब की वेसल्स एंड ट्रैकेट्स। ये इसके अंदर हम इसमें स्थूलन को दर्शा देते हैं। वेसल से मतलब है फ्लोएम को तो हमको दर्शाना नहीं है, और इस तरीके से वेसल्स लास्ट में जाके अपने आप ऑटोमेटिकली यहां जाके क्या हो जाती हैं, ओपन हो जाते हैं, रिलीज। इसके बाद में ये यहाँ पे है पूरी तरीके से पैलिसेड टिश्यूज और स्पॉन्जी टिश्यूज, जिसे हम ग्राउंड टिश्यूज या भरण ऊतक के नाम से जानते हैं, स्पॉन्जी। और यहाँ पे आते आते एक कैविटियल चैम्बर बनता है। ये स्टोमेटा की तरह फिक्स सेल से नहीं बनता, एक तरीके से अंतराकोशिकियों के एनलार्जमेंट से बनता है, अंतराकोशिकीय अवकाशों के एनलार्जमेंट से। और ये हो गए इसके पैलिसेड टिश्यूज, या अगर हम बात करें तो खम्भ ऊतक और स्पॉन्जी टिश्यूज।
ठीक है, जिनमें हरित लवक और केंद्रक उपस्थित है। तो इस लीफ की स्ट्रक्चर को देखिए, ऐसी परिस्थिति जहां पे जल की मात्रा बहुत ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति जहां रूट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति जहां पे स्टेम की तुलना में रूट का रेशो ज्यादा है, ऐसी परिस्थिति जहां पे वेपराइजेशन बहुत कम हो रहा है, या ऐसी परिस्थिति जिसको हम शाम का या रात का वक्त कह सकते हैं जिसमें रूट प्रेशर ज्यादा है, वेपराइजेशन नहीं हो रहा, तो ऐसे में रूट लगातार जिस वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रही है वो स्टेम से ब्रांच से पिटियोल से मिड रिब, और मिड रिब के लास्ट में इन अंतराकोशिकीय अवकाशों के अंदर उस वाटर को क्या कर दिया जाता है, रिलीज, क्योंकि वाटर यहाँ पे आवश्यकता से ज्यादा यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, और इन वाटर के यहाँ पे इकट्ठा होने से अंतराकोशिकीय अवकाशों में आता है। अब यहाँ पे हम डीपीडी मान की बात नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पीछे से एक भौतिक प्रेशर काम कर रहा है जिसकी वजह से लगातार पानी आता जा रहा है, और इस पानी के साथ में यहाँ पे मिनरल्स, खनिज एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंस सब कुछ इसके अंदर यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि ये वेसल्स आगे जाके पूर्ण रूप से क्या हो चुकी हैं, ओपन। ये वाटर का कलेक्शन हो रहा है यहाँ, और अत्यधिक दाब के कारण अर्ली इन द मॉर्निंग जब, तो ये जो है वो इनमें से ड्रॉप्स के रूप में बाहर निकलता है, वाटर ड्रॉप्स। वाटर ड्रॉप्स के रूप में निकलता है। कुछ जो अंतर हैं स्टोमेटा या ट्रांसक्रिप्शन के, वो सॉरी पायरेशन के, तो वहां पे अगर हम बात करें तो स्टोमेटाज में गार्ड सेल्स होती है, और गार्ड सेल्स में एक मैकेनिज्म होता है जो उनको ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यहां पे जो गार्ड सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं हाइडेथॉड की, हाइडेथॉड्स की हम बात करें तो दैट इज गार्ड सेल्स, और इन गार्ड सेल्स में ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिस्टम नहीं होता है। मैं कह रहा हूं ओपनिंग एंड क्लोजिंग का सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये 24 आवर्स ओपन ही रहते हैं, कोई भी चीज इसमें से जा और आ सकती है, नहीं। कंट्रोल में होता है, हाई प्रेशर में ये चीज होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से, अदरवाइज नहीं होती है। ये इस तरीके से कोई पोर नहीं है छिद्र की, कोई भी चीज, कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जिसमें से प्रवेश कर सके, नहीं, केवल एक्सटर्नल फीचर्स के लिए होती है। ये हो गई एपिडर्मल सेल्स, ये हो गई इसकी एक तरीके से अंतराकोशिकीय अवकाश, ये हो गई एक तरीके से कैविटी, ठीक है, और ये हो गए मार्जिन्स ऑफ वेसल्स ऑफ जाइलम। ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे में एक्स्ट्रा जल जो है वो इनमें बूंद बूंद के रूप में निकलता है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे बात कर सकते हैं वो इनके लिए ये है कि ये जो हाइडेथॉड्स हैं ये हर किसी का स्पेशलाइजेशन नहीं है, बहुत कम प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिल जाते हैं, स्पेशल प्लांट्स में देखने को मिलते हैं, ब्रायोफिल्लम में मिल जाएंगे, मटर में मिल जाएंगे, मटर नहीं सॉरी टमाटर, बैंगन हो गया, बंद गोभी हो गई, इन फैमिलीज के अंदर ये आपको मिल जाएंगे, घास कुल की फैमिलीज के अंदर ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और इनका मेन काम यह है एक्स्ट्रा वाटर प्रेशर को रिलीज करना जो रूट्स के द्वारा जनरेट किया हुआ है। दोनों में अंतर यह है कि ट्रांसपायरेशन में वाटर का वेपर बनता है, जिसका मतलब है कि वाटर शुद्ध रूप से एटमॉस्फेयर में जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे निकलने वाला वाटर शुद्ध नहीं है, क्योंकि इस शुद्ध में खनिज पदार्थ, गैसेज, टॉक्सिक सब्सटेंस सब कुछ सम्मिलित और मिश्रित रूप से पाया जाता है। यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड रेगुलेशन पाया जाता है, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग का रेगुलेशन नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन जो है टेम्परेचर रिलीज के लिए है, यहाँ पे केवल प्रेशर रिलीज के लिए है, टेम्परेचर रिलीज के लिए नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन जो है वो पुल सिद्धांत पे काम करता है, जिसकी वजह से असेंट ऑफ सेप और रूट एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। यहाँ पे उन दोनों के अगेंस्ट ये काम करता है। एक्स्ट्रा रूट प्रेशर को रिलीज करने के लिए यहाँ पे ऑयल ड्रॉप्स के रूप में जो है ये चीजें निकलती हैं। अगर इनके इफेक्ट्स की बात करें तो दिन के समय में तेज गर्मी की वजह से आर्द्रता कम होने के कारण ड्रॉप्स दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूसरा दिन में वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरा सॉइल में वाटर कंटेंट्स कम होने पर गटेशन की स्थिति कम होती है इसके लिए। ठीक है, तो दैट इज गटेशन। थैंक्स।